वेलकम गाइस, वेलकम टू मनी मास्टर्स। और आज के एपिसोड में हम हैं डॉक्टर प्रियंका के साथ, जो कि एक डॉक्टर टर्न्ड स्टॉक मार्केट ट्रेडर इन्वेस्टर हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए, एंड वेलकम टू मनी मास्टर्स। Thank you, Vishwakant. Thank you for having me. तो प्रियंका, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि ये बहुत रेयर है, डॉक्टर टर्न्ड फुल टाइम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। तो ये पूरी जर्नी क्या है और इससे पहले क्या जर्नी रही है उसके बारे So I'm Dr. Priyanka Sharma, and as you know, I am a veterinary doctor. And basically, I have started working in markets since 2008. So it's been like 10 to 11 years since I'm working in markets. And the transition which you asked from doctor to stock market, it was not something which was an overnight transition. So it has, as I said, it's been a decade now. So basically, I did my graduation in veterinary sciences. After that, I did my MBA. और उसके बाद जो है, जब मैं जॉब करने लगी दिल्ली में, उसके बाद धीरे धीरे मैंने स्टॉक मार्केट्स में काम करना स्टार्ट किया। तो प्रियंका, स्टॉक मार्केट के बारे में और आपके करियर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। तो आप हम्म। कहाँ से बिलोंग करती हैं? फैमिली बैकग्राउंड आपका किस तरीके का रहा है? और हमेशा लाइफ में सपोर्ट, चाहे वो वेट वेट के लिए हो या स्टॉक मार्केट के लिए हो, वो सपोर्ट कहाँ से आया? देखिए, मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है, आई कम फ्रॉम अ वेरी एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली. सो माय बोथ माय सिबलिंग्स आर वर्किंग. वन इज वर्किंग इन यूएस एंड अनदर वन इज वर्किंग इन लंदन. सो मेरा भी अप्रोच जो था शुरुआत से ही, बचपन से ही बहुत एकेडमिक्स की तरफ था. सो बेसिकली आफ्टर 12th आई वांटेड टू डू एमबीबीएस, बट समहाउ आई कुडंट क्रैक इट. सो आई गॉट एडमिशन इनटू वेटनरी साइंसेस. जब मैं वेटनरी साइंसेस में थी, तो उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एमबीए जब किया, तो वहां तक तो सब सपोर्ट तो देखिए फैमिली का रहता ही है. आप कुछ भी करें उसमें तो सपोर्ट रहता ही है. मेरी फैमिली का तो एटलीस्ट था. लेकिन जब आप जॉब में आ जाते हैं, उसके बाद आप अपने करियर में कैसे एडवांस करते हैं या कौन सा पाथ चुनते हैं, ये मोर और लेस आपका ही डिसीजन होता है. तो इसमें मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कभी किसी से कोई ऐसी पर्सनल एडवाइस ली नहीं कि मुझे ये करना है तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए. इट वाज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट. I was preparing, I was doing my homework for a very long time. So I was reading books, I was trading part time, and I was also doing my job. I was on my own financially, mentally, psychologically. I was on my own. So it was my decision, and I just started working on it. I never took advice or support from anybody else, but yes, they were happy with it. तो जैसा आपने बताया कि दैट यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी एकेडमिक ओरिएंटेड फैमिली, तो Mhm. एकेडमिक ओरिएंटेड फैमिली में पढ़ाई के अलावा पैसे, मनी एंड Mhm. द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी को लेकर किस तरीके की चीजें बचपन से बच्चों को बताई जाती हैं? आपको किस तरीके से सिखाया गया? आई मीन, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन यू रिमेंबर ऑफ मनी इन योर लाइफ एंड व्हेन वाज इट? uh, Very first definition of money actually came into my life, or my in my upbringing, was when the time when I got out of the house. So when the time I joined college and got into hostel, and when you start living off on your own with your pocket expenses, whatever little you have to manage them, right? You have to spend a little, you have to save a little, and then you have to do a small things. So that was my first exposure to money as such, to personal finance as such. So that was my basic first experience to money. And when you got introduced to the stock market, when was it and how it happened? So basically, as I said, I was doing my veterinary sciences after 5 years, because it is a long 5 year course, when I was looking for more career opportunities, because I was not very content with the way my career was progressing in veterinary. And basically, it is a very noble profession, but somehow while I was doing that, I felt very disconnected with what I was doing. So I had this idea in my mind that I have to leave this field and I have to do something different. तो मुझे ये था कि जिंदगी में जो भी आपको काम करना है, वो काम ऐसा करना है कि, मतलब देखिए, एक प्रोफेशन एक ऐसी चीज होती है जो आप 1-2 साल नहीं करते हैं, आपको सारी जिंदगी करना है. तो वो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको एक्साइट करे, या जिसमें आपको काम करके रोज मजा आए.
तो वेटनरी में रह के वो चीज मेरे साथ नहीं हो रही थी, तो आई वाज टोटली डिस्कनेक्टेड। तो ये मेरे दिमाग में आई थिंक थर्ड या फोर्थ ईयर में बिल्कुल आई वाज वेरी क्लियर कि आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस फील्ड। तो क्योंकि थर्ड और फोर्थ ईयर एक ऐसा टाइम होता है जब आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहां पे मिलने लगता है, यू हैव टू डील विद पेशेंट्स एंड यू गेट टू सी द रियल फेस ऑफ वेटनरी। सो something that I could not adjust with. So मैं going abroad, like I was preparing for GRE for quite some time, but then again क्योंकि मुझे medicine field में continue नहीं करना था, इसलिए I chose MBA over GRE, and I did my MBA from the same college itself. And during my second exposure, my exposure to finance, because veterinary sciences बिल्कुल different field है and finance बिल्कुल different field है, and stock markets उससे भी अलग है, उससे भी एक it's a niche segment in finance also. So basically मेरा exposure जो finance में था, मतलब I was coming from medical background, and then when I got into second year of MBA, I was studying finance. So in finance, although it was very complex, the theoretical concepts in MBA, it was very complex, but one niche segment of finance, that was stock market, that really excited me. So I started reading a lot of stuff about stock markets, and during that time I was reading most of the stuff from internet. So there are some very good websites like Investopedia, chartschools.com, that I served the most at that point of time, 2007 or 8 I think. And then after that I started reading books, because I thought that whatever is available on internet is good for introduction, लेकिन अगर आपको deep जाना है, आपको समझना है trader की mentality, या तो बहुत अच्छी अच्छी books available है market में. So I started reading a lot of books, foreign authors की काफी books मैंने उसमें पढ़ी. तो यही था मेरा पहला exposure. And while I got into job after 2008, I completed my MBA. उसके बाद मैंने part time trading करना start कर लिया. तो इसमें जैसे कि आपने पूछा फैमिली सपोर्ट, तो इसमें देखिए आप मेरी जो जर्नी है वो ऐसा नहीं है कि एब्रप्टली मैंने बोल दिया एक दिन कि मुझे नौकरी छोड़ के आई हैव टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, ऐसा नहीं था. आई वाज प्रिपेयर, आई वाज डूइंग माय होमवर्क, आई वाज रीडिंग स्टफ, एंड धीरे धीरे मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रही थी. देन आफ्टर आई गॉट इनटू अ स्टेज एट माय लाइफ वेयर आई सेड दैट ओके, आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे ये करना ही है. तो मैंने ज्यादा किसी से एडवाइस मांगी नहीं, मैंने जैसा आई जस्ट स्टार्टेड विद इट. तो जिस तरीके से आपने बताया कि आपने मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू किया और बहुत सारी बुक्स पढ़नी शुरू की, लेकिन हमेशा से हमारी सोसाइटी में स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा गया. पीपल ऑफ्टन से कि ओके इधर लोग अपना पैसा गवा देते हैं, दिस इज जस्ट लाइक गैम्बलिंग एंड एवरीथिंग. एंड व्हेन यू वर रीडिंग, सो मोस्ट ऑफ द ऑथर्स who are writing stuff related to stock market or shares and everything, basically they are male. और बहुत बार कहा जाता है कि दिस इज अ मेल डोमिनेंट प्रोफेशन. और जब आप इसे चूज कर रही थी एज अ फीमेल, तो उस वक्त कुछ ऐसा दिमाग में आया था कि नहीं यार यहाँ पर तो आई कैन नॉट सी कोई ऐसा सक्सेसफुल फीमेल है जो मेरे नो, लिए एग्जाम्पल सेट कर रहा हो, या फिर किसी तरीके का नहीं, लोगों से कुछ सुनने को मिला हो? नहीं, जैसे कि मैंने बताया ये सब चीजें देखिए, अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं आप किसी चीज में, आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको करने से पहले ये थोड़ी सोचेंगे कि मैं लड़की हूं तो मैं इसमें तो इतने सारे लड़के काम करते हैं तो आई शुड नॉट डू इट, एंड इफ आई डू इट वेदर आई विल बी सक्सेसफुल और नॉट. तो ये वाली जो डेफिनेशन थी ये मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं थी. फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता ही नहीं था कि इस फील्ड में लड़कियां होती भी हैं या नहीं. मुझे सिर्फ इतना पता था और है कि आई एम इंटरेस्टेड एंड आई एम डूइंग अ गुड जॉब, सो दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी. I don't know whether why girls are not into it, but I think the ratio of men and women, it's the same in every field. If you even if you see engineering field or आप कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लो तो वर्क जो रेशियो है वो तो मेन वुमेन का थोड़ा सा डिस्प्रपोर्शनेट है ऑल ओवर वर्ल्ड. सो अगर किसी को कोई काम करना है तो इन चीजों पे फोकस करने से अच्छा है अपने इंटरेस्ट पे फोकस किया जाए कि हम किस में इंटरेस्टेड हैं. सो हो सकता है अगर आप किसी फील्ड में थोड़ा सा भी अच्छा काम करें तो शायद आपको देख के 2-4 लोग और उसमें जुड़ जाएं, बट दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट. But next question which I'm going to ask, it kind of sounds like sexist, but I must ask this to you. बहुत बार कहा जाता है कि as a female or a woman, they have a better risk management when it comes to money.
and risk management is something like it's a key in the stock market. So do you feel that it anyhow helps you when you are buying stocks or reading about any particular stock or something like that when you're investing or trading? Do you think it helps, or you have an advantage, something like of that? So I think as a female, it is beneficial in working in financial fields, but I think जो गर्ल्स होती हैं या जो वुमेन होती हैं वो थोड़ा सा जो रिस्क है उसको बेटर गॉज कर सकती हैं। तो जैसे जो दे आर नॉट वेरी जैसे कि बहुत रिस्क या एक जो कहते हैं ना गैम्बलिंग वाला एटीट्यूड वो गर्ल्स के अंदर कम होता है। तो इफ दे आर डूइंग समथिंग दे आर प्रीटी मच serious about it and they will calculate their risk beforehand that what I am going to lose here. Yeah, they can I think they can analyze the situation in a better way if they are in a losing streak. अगर मैं 4-5 ट्रेड्स लूज कर दूं तो आई विल सिट बैक एंड एनालाइज कि मेरे को क्या गलती हुई। बट that's how I think probably So that might be the case. you mentioned about books, that you read a lot of books before entering the market, and obviously it's an ongoing process. आप हमेशा पढ़ते रहते हैं और सीखते रहते हैं. So today, if you want to recommend 5 top books which anyone needs to read first before entering the market, because what Mhm. happened in lockdown, a lot of retail investors and traders, the numbers is going like this. Mhm. The number of demat account is keep on increasing, and people really are not ready to learn. They are basically कि अच्छा दोस्त से सुन लिया कि कहीं पर किसी की स्टोरी पढ़ ली और ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर उन्हें सीखना है तो what are Mhm. the top 5 books recommended by Dr. Priyanka Sharma for a 15 or let's say 18-year-old जिसके पास अपना डीमेट अकाउंट बनाने के लिए पैन कार्ड है, उसे अपने पापा के अकाउंट से नहीं बनाने हैं, तो उसके लिए कौन सी बुक्स? तो बेसिकली मैं आपको वो बुक्स बताऊंगी जो मैंने पढ़ी थी। सो एक ऑथर है मार्क डगलस करके, उनकी एक बुक है ट्रेडिंग इन द जोन एंड द डिसिप्लिन ट्रेडर। ये बुक्स बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा मार्केट विजार्ड्स करके एक बुक आती है, वो बहुत अच्छी है। इररेशनल एक्सिबरेंस, irrational exuberance is a book which doesn't teach you the technical analysis concepts. It is not a book which is technically oriented, but it is a book that will give you the whole concept. I mean like देखिए मार्केट्स में सिर्फ टेक्निकल्स तो होते नहीं है ना कि हमने सिर्फ पैटर्न्स देख लिया और हमने बहुत सारा पैसा बना लिया, ऐसा नहीं होता है। We need a wholesome concept of the market to trade profitably. तो इररेशनल एक्सिबरेंस वो बुक है जो आपको इररेशनल बिहेवियर ऑफ द मार्केट के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाएगी। उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन बाय मार्टिन प्रिंग, ये बहुत अच्छी बुक है। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल एबीसीडी से शुरू करना चाहते हैं एंड यू वांट टू रीड अ वास्ट बुक, देन जॉन मर्फी की है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, दैट इज आल्सो अ वेरी गुड बुक। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय विलियम ओनील, ये भी बहुत अच्छी बुक है। सो these are some of the books which I read in early in my career and they have actually helped me. तो आगे बढ़ते हैं प्रियंका हम. यू आर ऑल्सो फाउंडर ऑफ ट्रेडर्स चॉक. Mm-hmm. देन आई जस्ट नीड टू नो कि ट्रेडर्स चॉक क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई और क्यों इसकी शुरुआत की गई. व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड ट्रेडर्स चॉक एंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग विद ट्रेडर्स चॉक? Traders Shock is basically, I'm the founder of Traders Shock, and it is basically a platform wherein I teach technical analysis courses to traders and also derivatives trading courses to traders. Apart from this, I also give financial advisory to active traders as in traders who take swing trades, momentum trades, option traders, ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं या फिर जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, तो इन सब ट्रेडर्स को हम केटर करते हैं इन ट्रेडर्स शॉक. So the idea behind Traders Shock was very simple. I was a trader part-time and I had left the job to start Traders Shock, and I was basically trading full-time, and then I thought, okay, I will open a platform that wherein I can teach others also, because I already had a when I opened Traders Shock, it was already around 3 to 4 years I was already into the market, and it came into picture at around I think the year was 2010 or 11.
That's when it came into picture, and from that year on, I have been dealing with active traders. I have been mentoring them and taking. We are handling portfolios also. And you are also SEBI registered advisor. Yes, I am a SEBI. Obviously, I am a SEBI registered advisor. That's why I am into advisory. Yes, so I need one advice from you, which is not related exactly to any particular stock, but like in the last 10 or 12 months, Mm-hmm. a lot of people are now offering courses related to stock market. Uh-huh. और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है क्योंकि कभी किसी स्कूल और कॉलेज में तो ये सिखाया नहीं जा रहा है. But now the numbers are so high and stakes are always high in the stock market. But how to choose a good, a perfect, the best trainer for yourself? If today I want to learn trading or investing, I want to learn about the stock market, and then if I go onto the internet, I'll find more than 200 people who are offering courses, and the people are like giants in the stock market to nobody in the stock market. So how I can choose the best teacher, the best mentor for myself? What are exactly the criteria or what I should look for in the mentor? देखिए, मैं आपको बहुत ही सीधे शब्दों में बताती हूँ. मेंटोर आपको, जैसे कि आपने बताया, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. ठीक है, एक तो आप ये देख सकते हैं उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है या कितने साल से मार्केट में है. इसके अलावा अगर आपको बेस्ट अप्रोच चाहिए अपने लिए या बेस्ट स्टार्ट चाहिए, तो जैसे कि मैंने बताया, आप पढ़िए बुक्स. ठीक है, आप यू स्टार्ट विद बुक्स. देयर विल बी नो बेटर मेंटोर देन अ बुक फॉर यू. ठीक है, तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं, तो जो मैंने आपको किताबों के नाम बताए वो ले सकते हैं, या और भी बहुत सारी किताबें हैं मार्केट्स में फॉरेन ऑथर्स की, वो आप पढ़ सकते हैं. And then there are some web resources also which are very good and very detailed. They are almost like a small book for you. So chartschool.com या Investopedia. Investopedia is a little bit scattered. It is not a structured information for you. But if you go with books, you will never be disappointed. You may go to a trainer or a mentor and you can feel disappointed because see, they are offering webinars or training which are for few hours. They will give you a brief layout of how technical analysis work, or if they are specialized in one particular thing like scalping or option selling, वो आपको बता सकते हैं. पर अगर आप एक नेव ट्रेडर हैं जिसको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप डिटेलिंग सीख के आपको ज्यादा कुछ हासिल होगा नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ नहीं पता है स्टॉक एंड यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम आउट ऑफ स्टॉक मार्केट, तो अगर आप स्कैल्पिंग सीख भी लेंगे ना, पर आपको वो ओवरऑल नहीं पता है कि मार्केट एक्चुअली वर्क क्या करती है. सो वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉट फ्रॉम बॉटम टू टॉप. Okay, so you have to build a wholesome concept of the market. You need to know how, if you are an investor, आपको fundamental analysis पहले से पता होनी चाहिए. एंड देन अगर आप एक ट्रेडर हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस पहले से पता होनी चाहिए. उसके बाद अगर आप स्कैल्पिंग सीखते हैं या हेजिंग सीखते हैं या ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी सीखते हैं, देन इट इज फाइन. यू आर गोइंग फ्रॉम A to B. You are not going from Z to A. So that is how it should work in my opinion, obviously. तो अब जैसे तो अगर बुक से स्टार्ट. जी जी प्रियंका, तो अगर हम लॉकडाउन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ द एंटायर लॉकडाउन, द कोविड लॉकडाउन इन आवर कंट्री, बहुत ज्यादा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर, आई मीन द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट इज राइजिंग and people are now more interested into the stock market, and this was never the scene in India. Yes. So what do you think about the future of retail investor traders and overall future of the normal citizen into the stock market in the coming 10 years, in the next 10 years, where it's going? देखिए, जो रिटेल पार्टिसिपेंट हैं इन इंडिया ब्रोकिंग इंडस्ट्री या इंडिया में जो स्टॉक मार्केट एक्टिविटी होती है ना, इसमें जो इंडियंस बेसिकली रिस्क एवर्स होते हैं, तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है लेस देन 1% है. ठीक है, बहुत कम है. अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करें, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होते हैं. आप इफ यू कीप मनी इन बैंक्स, यू डोंट गेट एनी इंटरेस्ट. बट इंडिया द सिनेरियो इज डिफरेंट. दैट इज व्हाई पीपल डोंट गो इनटू स्टॉक मार्केट. लेकिन वहां पे आपको तो बैंक में रखने में कोई पैसा मिलता नहीं, तो वहां पे रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है स्टॉक मार्केट्स में. इंडिया में लॉकडाउन के टाइम पे इसलिए या ऑल ओवर वर्ल्ड इसलिए बढ़ गया क्योंकि एक तो पीपल वेर मोर कन्फाइंड टू होम. अपार्ट फ्रॉम दैट, मार्केट्स वेर मूविंग लाइक
इट वाज अ फ्रेंजी आउट देयर, ठीक है। तो मार्केट्स जो है जैसे कि हमने देखा इट वाज अ फ्लैश क्रैश। तो जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है मार्केट्स में ना, उतना ही लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। सो आइदर द वोलेटिलिटी इज ऑन डाउन साइड और ऑन अपसाइड। जब भी आप देखेंगे अगर बुल मार्केट, नाउ वी आर इन अ बुल मार्केट, but we still see a lot of interest of retail traders. So whenever volatility will increase, retail participation इसमें increase होता है। और ये इंडिया के लिए थोड़ा मतलब इंडिया में तो थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ना भी चाहिए रिटेल ट्रेडर्स का, क्योंकि बहुत कम है पार्टिसिपेशन। मेनी ऑफ द पीपल दे ओपन डीमैट अकाउंट्स, देन आफ्टर अ व्हाइल इट गेट्स डिफंक्ट, then new lot of retail traders, when next volatility comes, new lot of retail traders they comes in, then again after 1-2 years all those demat they are defunct and new lot comes. So this should not be market में तभी रहेंगे जब वो एक प्रोफेशनल अप्रोच लेके आएंगे। नहीं तो ऐसे ही ये साइकिल रिपीट होती रहेगी कि न्यू ट्रेडर्स आए, लॉस हुआ और वो चले गए। तो अगर अगर मैं नए ट्रेडर्स की बात करूं और बड़े इन्वेस्टर की बात करूं, तो मैंने बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को कहते हुए सुने कि ये जो बड़े बड़े फंड्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, दे आर कंट्रोलिंग अ बिग पार्ट ऑफ मार्केट। और ये कभी कभी बहुत ज्यादा रिटेलर्स को पैसा नहीं कमाने देते। दे आर कंट्रोलिंग, बेसिकली दे हैव द मोर बाइंग पावर, द मोर फंड्स, सो दे हैव द पावर इन द मार्केट। So do you think that this is going to change, or what happened like with the Melvin in US? That was the actual retailers' power they showed to the hedge funds. So do you think that is going to happen in India in the next couple of years, or retailers are going to hold the majority into the market in terms of the buying powers? No, I don't think that is going to happen so soon। और वो होना बहुत मुश्किल भी है। वो यही नहीं, वो यूएस में होना भी बहुत मुश्किल है। अब देखिए यूएस में एक स्टॉक अभी आया था, शायद आपने सुना है नहीं सुना है, गेम स्टॉक कॉर्पोरेशन करके, ठीक है। उसमें एक जितने भी बड़े हेज फंड्स थे उन्होंने शॉर्ट पोजीशन कर रखी थी, बिकॉज द कंपनी वाज इन डोल्ड्रम्स, और उनका एक व्यू पॉइंट था कि स्टॉक अभी नीचे गिरेगा। बट एक रेडिट का ग्रुप था, वहां पे सारे रिटेलर्स थे, उन्होंने वहां पे कुछ तो उनका मतलब उन्होंने देखा कि कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रही है या थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है, एंड दे गॉट इनटू दैट क्या कहते हैं मास बाइंग, और वहां से वो बाइंग करते रहे। ऑल द मेजर हेड फंड्स वर शॉर्ट ऑन दैट स्टॉक, एंड सबने ये बोला ये रिटेलर्स की विक्ट्री है। देखिए आई थिंक द स्टॉक वाज बिलो $40 or $30, I don't know the exact price, but it went up to $500 and then it started again falling. तो अभी आप गेम स्टॉक का अगर उठा के देखेंगे तो द यूफोरिया एंड व्हाटएवर द बाइंग हैज हैपेंड, इट हैज ऑल मेल्टेड डाउन। सो देखिए रिटेलर्स ऐसा सोच सकते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो मेजॉरिटी ऑफ फंड्स हैं वो हेज फंड्स के पास हैं या इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास हैं, और इंडियन मार्केट्स में खासकर बहुत सारे ऐसे चंक्स ऑफ मनी है जो ज्यादातर बड़े लोगों के पास ही है। तो जैसे कि मैंने बताया रिटेलर्स आते हैं, पैसा गंवाते हैं, फिर से चले जाते हैं, पर ऐसा सबके साथ भी नहीं है। ये वही रिटेलर्स के साथ होता है जिनको नॉलेज कम होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स भी हैं, छोटे निवेशक भी हैं जो कि बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। दे मे नॉट बी इन न्यूज और इन सोशल प्लेटफॉर्म्स और इन ट्विटर, because देखिए प्रोफेशन है, सोशल मीडिया इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट एंड दिस प्रोफेशन इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ट्रेडर्स जनरली सोशल मीडिया में होते नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हर रिटेल ट्रेडर खो रहा है। बट हाँ, क्योंकि लोग बिना प्रिपरेशन के आते हैं, लोग समझते हैं बहुत इजी है यहाँ पे पैसा कमाना, इसलिए आते हैं और चले जाते हैं। दैट इज व्हाई वी सी मोस्ट ऑफ द पीपल, हमें जो न्यूज सुनाई दे रही है आसपास से वो ये होती है कि रिटेल ट्रेडर्स लूज करते हैं। यस दे लूज बिकॉज दे कम विदाउट प्रिपरेशन। अभी देखिए जो हेज फंड मैनेज कर रहे हैं, या अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई है, या अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो प्रोफेशनल क्यों है? क्योंकि उतने साल उसने उस मार्केट में दिए हैं, वहां उसने वो मेहनत की है, पढ़ाई की है, पैसा गवाया है और दोबारा से वो पैसा कमाया है और अब भी कमा रहे हैं। दैट इज व्हाई दे आर इन द लीग ऑफ बीइंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो प्रोफेशनल बनने के लिए भी ट्रेडर की एक जर्नी होती है। यू डोंट कम एंड विन, यू हैव टू spend time here, see the different phases of markets, you have to sustain here, and it is a very hard profession. So if a retailer wants to become a professional, he or she has to not only survive, he as she has to build an edge so that कि वो कल जाके प्रोफेशनल की कैटेगरी में आ सके। और रिटेलर्स खोते हैं पैसा, लेकिन वो प्रोफेशनल बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन सकते। जी, आखिरी आखिरी 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रियंका। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ लाइक यू सेड मोस्ट ऑफ द
people related to stock market are not on social media. But if we look at the different industries, whether it's entrepreneurship, entrepreneurs, they have a certain community. They are discussing things with each other and helping each other out. Same thing is happening in media with the content creators, with everybody. So do the trader or the investors in India, do they have a community which is not visible to the normal people like me? Or right now they are not bonded in a community, but we are going to form that community very soon. I mean, what exactly the mindset of a trader right now? Because it's a very lonely game sometimes. yes, you said Yes. it right. It's a very lonely game. और देखा जाए तो देखिए कम्युनिटी बना के भी ज्यादा कोई फायदा है नहीं, बिकॉज जो आपने ट्रेड करना है वो आपको अपने सेटअप पे ही करना है, ठीक है। तो जो आपने जैसे कहते हैं ना, ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट इज अ मेंटल गेम। तो वो जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपको कोई दूसरा नहीं दे पाएगा। इवन इफ देयर इज अ कम्युनिटी एंड यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू अ वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर, he or she won't be able to train you. You have to train yourself. So आप जैसे आप किताबें वगैरह भी पढ़ लेंगे ना, तो वो मेंटल स्ट्रेंथ आपको खुद पे ही आएगी। तो कम्युनिटी है, वैसे आप ट्विटर वगैरह में देखें तो देर आर सम you know good traders who are discussing their trades also, and there are some forums also. But then again, community में present होना ही is not enough for being a trader. It is a very tough game. So let's not think, देखिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ, trading is a business, ठीक है। और बिजनेस ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है लो एंट्री बैरियर बिजनेस एंड लो एग्जिट बैरियर, एंड दूसरा होता है हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। सो जो ट्रेडिंग जो प्रोफेशन है ना, वो लो एंट्री बैरियर बिजनेस है। I mean, you just need a demat account. You just need an account to be opened. Put some fund in there, and in your mind, you think that that fund will multiply very soon. But ऐसा ये कैसा होता है? ऐसा होता है कहीं पे नहीं होता है। लेकिन एक दूसरे टाइप का बिजनेस होता है जो होता है हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं या एक छोटा सा अगर आप एक राशन स्टोर भी खोलना चाहते हैं, यू नीड सम मार्केट रिसर्च कि यहाँ मेरा प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, प्रॉपर आप मार्केट प्लान बनाते हैं। बट ट्रेडिंग में घुसने से पहले, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, लॉजिकली देखा जाए तो डीमैट अकाउंट ही खोलना है। ये वाला जो स्टेप है ना कि आपने मार्केट रिसर्च करनी है या आपने कुछ पढ़ाई करनी है या आपके पास ट्रेडिंग सेटअप्स होने चाहिए, ट्रेडिंग सिस्टम होने चाहिए, आप इनिशियल कैपिटल कितना डाल रहे हैं, व्हाट इज द रिटर्न दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, एंड व्हाई डू आई थिंक आई विल गेट दैट रिटर्न, व्हाई डू आई थिंक सो, ठीक है। तो अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है, आपने किसी वेबसाइट में देख लिया, कोई भी टिप देख लिया, व्हाई डू यू थिंक यू आर गोइंग टू सस्टेन दैट विनिंग स्ट्रीक? यू नीड टू हैव एन एज। तो यही बात है कि क्योंकि ट्रेडिंग में जो है एंट्री बैरियर्स बहुत कम है, इसमें एग्जिट बैरियर भी उतने ही जल्दी हो जाते हैं। रिटेलर्स आते हैं, अकाउंट खोलते हैं, ट्रेड करते हैं थोड़ा टाइम, एंड देन गो ऑफ। तो आखिरी आखिरी चीज प्रियंका, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा एंट्री बैरियर और एग्जिट बैरियर दोनों ही बहुत लो है, बट व्हाट a person, a retail investor or a trader needs to know before entering the market, so he or she want exit very soon. जैसे अगर मैं मार्केट में आता हूँ तो मैंने बस मैं आया हवा में बातें करते हुए कि नहीं, आई विल पुट ऑन 10,000, आई विल इन्वेस्ट 10,000 और कल सुबह तक दे विल बिकम 50,000, ऐसे तो नहीं होने वाला है विदाउट एनी प्रिपरेशन। सो व्हाट आई नीड टू ऐसे कीप इन नहीं माई होने माइंड, वाला। top 5 tips or top 5 lessons, if you want to give to a new person who is right now thinking about entering the market, then what it would be to keep things in mind? देखिए सबसे पहली चीज तो यही है कि आपने एक ट्रेडर मार्केट में आने से पहले उसको पूछना चाहिए व्हाई आई वांट टू एंटर द मार्केट। अभी देखिए वी आर इन अ बुल मार्केट, एवरीबडी इज अर्निंग मनी एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड, ठीक है। तो सिर्फ बुल मार्केट में तो बहुत लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हम मार्केट में आएंगे, एवरीथिंग इज मूविंग अप एंड वी विल मेक लॉट ऑफ मनी, पर मार्केट हरदम ऐसे रहने नहीं वाली है। तो अगर आप सिर्फ इसलिए मार्केट में आना चाहते हैं कि आपके किसी फ्रेंड ने या आपने कहीं देख लिया कि उसने बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए, तो दैट शुड नॉट बी द केस। आपका किसी भी चीज में, अगर मैं कल को कोई और बिजनेस भी स्टार्ट करूं तो उसमें मेरा एक इनहेरेंट पैशन होना चाहिए। मैं क्यों आना चाहती हूँ स्टॉक में? इसलिए नहीं क्योंकि एक्स वाई जेड ने पैसे कमा लिए, या इसलिए नहीं क्योंकि देयर आर बिग नेम्स हु आर इन द फोर्ब्स लिस्ट, इसलिए नहीं आना चाहती हूँ। मैं इसलिए आना चाहती हूँ बिकॉज आई एम बेसिकली इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल मार्केट्स। मुझे अच्छा लगता है टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना, उनके सिस्टम्स बनाना, या आई वांट टू ट्रेड, ठीक है। तो
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन, आपका रीजन जो है मार्केट में घुसने का वो ऑनेस्ट होना चाहिए, बिकॉज एज आई सेड इट इज अ टफ बिजनेस. लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट इट इज नॉट अ गैम्बलिंग थिंग, इट इज अ टफ बिजनेस. क्योंकि यहाँ पे ईच मिस्टेक का यू हैव टू पे सम मनी, एंड लूजिंग मनी को सस्टेन करना, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर आप 10% का लॉस कर लेंगे तो आपको 10% का प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको और डबल का प्रॉफिट चाहिए उसको रिगेन करने के लिए. तो सबसे पहले तो पूछना चाहिए ट्रेडर्स को अपने आप से, जितने भी लोग सोच रहे हैं कि न्यू आना चाहिए, व्हाई आई एम गोइंग टू एंटर, क्या मेरी एज है. अब एज डेवलप करनी पड़ती है. एज कैसे डेवलप होगी, आपकी किताबें आप पढ़ सकते हैं, आप और चीजों में एक्सपोजर ले सकते हैं, फाइनेंशियल मैगजीन्स पढ़ सकते हैं. अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए. आपके पास काम शुरू करने से पहले 5 ऐसी बैलेंस शीट्स होनी चाहिए जो आपको लग रहा है कि आगे जाके अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं आपको उन स्टॉक को. तो बेसिकली यू हैव टू डू होमवर्क. ठीक है, जस्ट बिकॉज इट डजंट, इट इज नॉट ऑन स्क्रीन कि यहाँ पे कुछ काम करे, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ काम नहीं करना पड़ता है. यहाँ बहुत काम करना पड़ता है, हो सकता है बाकी प्रोफेशन से ज्यादा करना पड़ता है. तो एज अ हॉबी, एज अ पार्ट टाइम जॉब स्टॉक मार्केट में आके ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा. तो अगर जो फुल टाइम ट्रेडर है उनको सबसे पहले वाई पूछना चाहिए, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, अपना होमवर्क करना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, क्रिएट अ ट्रेडिंग सिस्टम, टेस्ट इट, see how you perform on paper trades, and then you enter the market. Take some trades if they are, you know, in your favor. Then you think upon, once your capital starts increasing, then you take more risk and then you grow your capital like that, no? So तो basically यहाँ पे होमवर्क करना पड़ेगा. तो अपनी तैयारी पहले से करके आइए, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे. और मतलब बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर सीखना बंद तो जीतना बंद. तो इसमें अगर आप सीख कर आएंगे तो ही जीत पाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल, यही जैसे कि हम सुनते हैं ना, जो ये लॉसेस की स्टोरीज होती हैं ज्यादातर उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जो आते हैं, रिस्क बहुत बड़ा लेते हैं और चले जाते हैं. तो उनसे, उनको खुद से एक बार पूछना चाहिए कि क्या मैंने ऐसा किया था कि मुझे लगता है कि जो हेज फंड मैनेजर्स, जो देखिए ये जो हेज फंड्स मैनेजर्स है ना, दीज आर प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दीज आर प्रोफेशनल्स. उनका दिन में 20 घंटे का काम ही यही है, बैलेंस शीट पढ़ना एंड चार्ट्स को एनालाइज करना. they this is that their profession. Now as a newbie, if I enter the market, why do I think that I will be able to, you know, defeat that person जो कि 20 घंटा ये काम कर रहा है एक दिन में. मेरे पास ऐसी क्या एज है, मेरे पास ऐसे कौन से मैंने टेक्निकल सेटअप, मैंने सिस्टम बनाया है या मैंने उसे बैक टेस्ट किया है, जिसकी वजह से जो मेरे को एक हेज फंड मैनेजर जो रिटर्न दे रहा है मेरे म्यूचुअल फंड्स में 12% 13% का, उसको मैं बीट कर सकती हूँ. क्या मैं उनसे ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, या मैं क्या उनसे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, क्या मेरे में ऐसी चीज है. तो अगर सिर्फ यही क्वेश्चंस सारे ट्रेडर्स अपने आप से पूछने लगे, आई थिंक 90% of the retail traders, they won't enter the market because they know they haven't done any homework. ओके ओके. तो Yeah. वही सबसे पहले अपने आप से सवाल करिए कि आप क्यों आना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशन ऑल टुगेदर, नॉट अ हॉबी. Yes, it is not a hobby, it is not a part-time job. So let the money be handled by someone who is an expert. You start your mutual fund or you do SIP, क्योंकि देखिए रिटर्न्स तो सब जगह आते हैं, एफडी में भी आ जाता है. ठीक है, अब एफडी में लोग कहते हैं कि हमें जो है रिटर्न नहीं मिलता है क्योंकि वहां पे अब तो इंटरेस्ट रेट और घट गए हैं, 5-6% का हमें मिल रहा है. स्टॉक मार्केट में हम इससे ज्यादा कमा लेंगे. लेकिन वो 4 साल बाद देखते हैं कि अगर एफडी में डाला होता तो पैसा तो डबल वहां भी हो जाता है 7-8 साल में. ठीक है, लेकिन खुद किया हैंडल अपना पोर्टफोलियो तो आधा हो गया. तो लेट्स नॉट लिव इन एन इल्यूशनरी वर्ल्ड. रिटर्न आपको, कई बार रिटेल ट्रेडर्स ये देखते हैं 7-8 साल बाद कि उनका पैसा वहां जल्दी डबल हो गया, यहाँ तो उन्होंने 90% कैपिटल लूज कर दिया. जी तो जी अगर वो पैसा भी ना कोई हैंडल कर रहा है, आपका एफडी का पैसा भी, तो दैट इज द क्वेश्चन कि आपको व्हाई पूछना चाहिए कि व्हाई डू यू थिंक you will beat that hedge fund manager or your mutual fund manager or your FD rate of interest or your PPF rate of interest. Why do you think that? जी That is the main thing. जी. बहुत 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 शुक्रिया प्रियंका. मतलब काफी सारी चीजें मुझे आज जानने को और सीखने को मिली. ये सवाल शायद बहुत से लोग नहीं कर रहे कि हाँ, हाउ आई कैन बीट दैट हेज फंड मैनेजर और द पर्सन हु इज राइट नाउ मैनेजिंग माय SIPs एंड माय FD एंड गिविंग मी द इंटरेस्ट. बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग तरीके का सवाल जो शायद अभी तक किसी ने नहीं दिया था मुझे. एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट दिस, एंड अ लॉट ऑफ पीपल, इफ दे थिंक अबाउट दिस, so they are going to survive in the market.
and the exit barrier then would not be the very low. Yes, yes. Thank you so Yes. much, Priyanka. बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात Thank you. करके, and thank you so much for coming Thank on you, Money sir. Masters and giving us your precious time. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Bye bye.